हाय ऑल गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे आपके सिलेबस का सेक्शन 4। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 इज जॉनर, ड्रामा सेक्शन, प्ले सेक्शन, नॉवेल सेक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इसमें आपको पहले तो जो 4.1 है दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा कैसे उसकी हिस्ट्री क्या रही है वो बताया है। 4.2 में हम वहाँ पे देखते हैं एक बहुत ही बढ़िया सी एक कैसे कैदी भागता है, एक आक्रांतिकारी कैदी कैसे भागता है, उसके ऊपर है सेकंड वाला 4.2, जिसका नाम है राइजिंग ऑफ द मून। 4.3 दो 4.3 में दो है, 4.3 ए और 4.3 बी, जिसमें 4.3 विलियम शेक्सपियर की एक प्ले है। 4.3 बी वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नॉवेल का पार्ट है। तो ये चारों भी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 नॉवेल कहते हैं, यानी 3 थोड़ा स्टोरी वाला पार्ट है। उसके पहले हमको यहाँ पे थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट देखना है, व्हिच इज़ 4.1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, कैसे इंग्लिश ड्रामा ने आगे बढ़ा, कैसे इंग्लिश ड्रामा रोल में उसका रोल कैसे बढ़ते गया, सोसाइटी में कैसे वो आगे आया, कैसे-कैसे क्या-क्या हुआ, हम उसको आज देखेंगे। हाउ ड्रामेटिक यू आर। हाउ ड्रामेटिक यू आर। हम बोलते हैं तुम यार बहुत बहुत नौटंकी बाज हो, तुम बहुत नौटंकी हो। ऐसा फ्रेंड हम एक दूसरे को जब बोलते हैं, ओवर एग्जैजरेट, ओवर रिएक्ट करके हम एक दूसरे को ऐसा बोल देते हैं। तो परफॉर्मेंस इज अ ड्रामा इज अ परफॉर्मेंस व्हिच इज एसेंशियली लाउड, exaggerated, larger than the life. It is an audio visual medium. Audio visual होता है, ऑडियो और वीडियो दोनों होता है। Audience sitting around in the front of close to it or last row in the theater should be able to hear. Audience जो भी वहाँ पे थिएटर में बैठी है, उससे आपका आवाज़, स्टेज के एक्टर का आवाज़, भले वो स्टार्ट में क्यों ना बैठा हो, पहली सीट पे क्यों ना बैठा हो, भले लास्ट सीट में क्यों ना बैठा हो, आपकी आवाज़ शुड बी वेरी मच क्लियर। आपकी आवाज़ शुड बी वेरी मच लास्ट के ऑडियंस में, लास्ट में जो भी बैठा है उस तक आपकी आवाज़ बहुत क्लियरली पहुँचनी चाहिए। वैसे ही वैसे ही एक ड्रामा भले ही एक बहुत ओवर एग्जैजरेशन वर्ड हो जाता है। ड्रामा इज़ अ बिग वर्ड, ड्रामा इज़ एन ओवर एग्जैजरेशन। यार बहुत ड्रामा करता है, एक बहुत ज़्यादा कोई बहुत नाटक करता है तो हम बोलते हैं बहुत हो गया तेरा ड्रामा। तो ड्रामा एक वर्ड हम आजकल एक कॉमन लाइफ में भी यूज़ करने लगते हैं, जहाँ पे इट्स लाइक कि ड्रामा ऐसा होता है कि हाँ, कुछ कुछ एक्स्ट्रा करके थोड़ा इमोशंस, एक्शन, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीलिंग्स, इसके साथ में अगर कोई रिएक्ट करता है तो हम उससे बोलते हैं भैया ड्रामा ना करो। जैसे एग्ज़ैक्टली जो ड्रामा में हम जाके देखते हैं, ओरिजिनल ड्रामा में हम जब जाके देखते हैं कि वहाँ पे जो एक्शंस, इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह जो पोर्ट्रे की जाती है, उसकी वजह से हमारे दिमाग में फिट हो गया है कि अगर कोई ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होता है, ओवर एक्शंस बताता है, ओवर फीलिंग्स बताता है इन अ वेरी एकदम नॉर्मल वे, दूसरे तरीके से, तो हम उससे बोलते हैं, हम ड्रामा के साथ में उसको लिंक कर देते हैं और बोलते हैं ड्रामा ना करो भैया आप। तो देखो यहाँ पे this would be example of suspension of disbelief. It can be defined as willingness to accept the unreal. It may also mean sacrifice to realism and logic for the sake of enjoyment. The term was coined by the poet and aesthetic philosopher Samuel T. Coleridge. The term often applies to fictional work of the action, comedy, fantasy, and horror genres. It refers to the willingness of the audience to overlook the limitations of a medium. Drama is a medium of expression whereby परफॉर्मेंस एक्सप्रेसिव, जहाँ पे एक मीडियम है एक्सप्रेशन का, जहाँ पे परफॉर्मेंस एक्सप्रेस करते हैं आर्टिस्टिकली। द परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन अ स्क्रिप्ट व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ डायलॉग। स्क्रिप्ट पे बेस्ड होता है, व्हिच इज बेस्ड ऑन डायलॉग, व्हेयरएज द स्टोरी ऑफ अ नॉवेल इज रिटन इन नैरेटिव फॉर्म। जो स्टोरी और जो नॉवेल होता है वो एक नैरेटिव, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, पर जो एक ड्रामा होता है वो ड्रामा स्क्रिप्ट के ऊपर रहता है। वो स्टोरी और नॉवेल का एक उस पे से स्क्रिप्ट बनाया जाता है, उसके ऊपर एक ड्रामा बेस्ड होता है। पोएट इज अ लैंग्वेज एक्सप्रेस्ड इन रिदम and meter. Drama is a specific mode of fiction represented in performance. A play, opera, mime, a ballad are performed in a theater or radio or on a television. ठीक है, ये थोड़ा इंट्रो था। इंट्रो हमें सबको पता है। तो अभी एग्जैक्टली हम देखते हैं व्हाट इज ड्रामा। ड्रामा क्या होता है। यहाँ पे ड्रामा की डेफिनेशन दी गई है शॉर्टर ऑक्सफोर्ड द्वारा, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एमएच एब्राम्स द्वारा। ये ड्रामा की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। लेट्स रीड इट। ड्रामा इज अ कंपोजिशन इन वर्स और प्रोज टू बी एक्टेड ऑन स्टेज। इट्स अ कंपोजिशन ऑफ वर्स और प्रोज टू बी एक्टेड, जिसे एक्ट किया जाता है स्टेज पे, इन विच अ स्टोरी इज रिलेटेड
बाय मीन्स ऑफ अ डायलॉग। एक स्टोरी होती है, स्टोरी बताई जाती है, इट इज़ रिलेटेड बाय मीन्स ऑफ अ डायलॉग एंड एक्शंस एंड इज रिप्रेजेंटेड विद accompanying gestures, हाव भाव, कॉस्ट्यूम, सीनरी, रियल लाइफ का ऐसा सिचुएशन बनाने के वहाँ पे ट्राई करके एक स्टोरी को एक स्क्रिप्ट फॉर्मेट में, डायलॉग फॉर्मेट में वहाँ पे कुछ लोग आपसे मिलके आर्टिस्टिकली प्रेजेंट करते हैं, उसे ड्रामा कहते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन है, ड्रामा इज अ कंपोजिशन designed for performance in the theater in which actors take the roles of the characters, actor रोल लेते हैं characters का, अलग अलग characters का, perform the indicated action, और उन्हें जो किया बोला गया है कि आपको ये चीज परफॉर्म करनी है, ऐसे ऐसे करना है स्टेज पे, वैसे वो परफॉर्म करते हैं एंड utter the written dialogue, और जो डायलॉग लिखे गए हैं उसे वहाँ पे वो बोलते हैं। तो इसे भी ड्रामा की डेफिनेशन बोली बताई गई है। इसके बाद में ड्रामा के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा और प्लॉट। सबसे पहले तो ड्रामा का प्लॉट क्या है, किस बेसिस पे, किस थीम पे वो ड्रामा स्टैंड कर रहा है, वो एक्चुअली उसका बेस स्टोरी लाइन क्या है, दैट इज द प्लॉट। कैरेक्टराइजेशन मतलब उसमें से कौन से कैरेक्टर कौन से रोल के लिए फिट होंगे, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। डायलॉग, डायलॉग लिखना जरूरी है, तभी ड्रामा कर पाओगे, तभी बता पाओगे कि क्या स्टोरी है। सेटिंग, वहाँ की सेटिंग, स्टेज सेटिंग कैसी है, लोकेशन सेटिंग कैसी है, दैट इज अ सेटिंग। स्टेज डायरेक्शन, स्टेज का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा। कॉन्फ्लिक्ट, अगर कुछ उसमें कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे कैसे प्रेजेंट करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड द थीम ऑफ ड्रामा, ड्रामा का थीम क्या है। द फोर क्लोजली रिलेटेड एरियाज ऑफ फोकस आर, ये चार बहुत क्लोजली रिलेटेड है। द फोकस ऑफ सीन, द फोकस ऑफ ऑडियंस, द फोकस ऑफ कैरेक्टर, द फोकस ऑफ एक्टर। ये चारों बहुत क्लोजली रिलेटेड है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सीन है उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सीन क्या है, वो सीन क्या है, सपोज़ ड्रामा है, ड्रामा शुरू है, ड्रामा के अंदर एक पर्टिकुलर सीन शुरू है। वो सीन कैसे बताना है, क्या बताना है, कितना बताना है, कैसे बताना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही द ऑडियंस का फ़ोकस कहाँ पे, अगर सपोज़ आप ऑडियंस में बैठे हो, तो आपका ऑडियंस में बैठ के कहाँ ध्यान जा सकता है, ये भी पहले सोचना पड़ता है, ये भी पहले ध्यान देना पड़ता है। सपोज़ ऑडियंस में बैठ के चेक किया जाता है, सामने प्ले परफ़ॉर्म हो रहा है, तो कैसा दिख रहा है, ऑडियंस का ध्यान कहाँ जा रहा है, ऑडियंस कैसे देख रही है। द फोकस ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर का फोकस कैसा है, वो इन्वॉल्व कैसा है, वो कैसे प्रेजेंट कर पा रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड द फोकस ऑफ द एक्टर, एक्टर का कैसे परफॉर्मेंस है, वो भी वहाँ पे उतना ही इम्पोर्टेंट है। And now, what are the objectives? After studying this unit, you will be able to learn, the understand, and identify drama as a genre of literature. Learn the definition of drama. Explain difference between drama and other form of literature. Explain the basic elements of drama. Understand the types of drama. ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ ड्रामा, ट्रेजेडी ड्रामा एंड ट्रेजिक कॉमेडी। अभी तीसरा टाइप इज कॉमेडी। कॉमेडी में क्या होता है, रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये सारे टाइप्स ऑफ ड्रामा है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है ये एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में जैसे प्लॉट है, फिर कैरेक्टर्स है, फिर कैरेक्टराइजेशन है, फिर डायलॉग है, फिर स्टेज डायरेक्शंस है, और फिर कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसमें जैसे प्लॉट मतलब क्या, प्लॉट मतलब प्लॉट एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है दैट इज ऑकरिंग इन अ प्ले। प्ले के अंदर जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं उसको प्लॉट बोला जाता है। इट मीन्स अ प्लान, जो प्लान होता है, जो स्कीम और जो पैटर्न होता है, उसे प्लॉट कहा जाता है। इट हैज अ बिगिनिंग, उसका एक प्लॉट का भी एक बिगिनिंग होता है, एक मिडल होता है और एक एंड होता है, दैट इज अ प्लॉट। ओवरऑल ड्रामा क्या है, उसमें क्या होने वाला है, कैसे क्या होने वाला है, ऊपर ऊपर से जो बोलते हैं, दैट इज अ प्लॉट। कैरेक्टर्स, उसमें कैरेक्टर्स में भी इमेजिनरी या तो रियल, दोनों हो सकते हैं। द प्रोटैगनिस्ट इज द मेन, उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है दैट इज द प्रोटैगनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर। और जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं उनका काम या तो मेजर भी हो सकता है, सपोर्टिंग एक्टर्स का माइनर भी हो सकता है, या स्टैटिक यानी सिर्फ खड़े रहने वाला भी हो सकता है, या डायनामिक या कुछ करने वाला भी हो सकता है। दैट आर द कैरेक्टर्स। कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद में कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है टू रिवील पिक्युलरिटीज ऑफ द कैरेक्टर। वो कैरेक्टर की क्या विशेषताएं है, वो कैरेक्टर का वो बेस कैरेक्टर है, उसका स्वभाव कैसा है, मूल स्वभाव कैसा है, वो किस लिए वो ड्रामा में है, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। और कैरेक्टराइजेशन में टू गेन इंसाइट इनटू देयर पर्सनालिटीज, एस्टैब्लिशमेंट, कनेक्शन विद देम। मतलब वो कैरेक्टर का उस कैरेक्टराइजेशन के साथ में उसकी पर्सनालिटी साथ में कैसे मिक्स डेवलप होता है, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद में डायलॉग। डायलॉग जो मेन डायलॉग है, डायलॉग कैन बी अलग अलग तरीके के। मोनोलॉग यानी, अगर मोनोलॉग डायलॉग वो होता है जो अपने आप से स्पीक टू वनसेल्फ, या अकेला इंसान ही बोलता है, अपने आप से बोलता है, दैट इज मोनोलॉग डायलॉग। और डायलॉग बिटवीन द टू और थ्री और मेनी पीपल, वैसे तरीके भी डायलॉग होते हैं। सिलोलुक के कैरेक्टर्स,
thought process expressed aloud. It reveals the nature of characters and gives us information about his relations. उसके बाद में स्टेज डायरेक्शन, स्टेज का डायरेक्शन कैसा रखना है। ड्रामा हो रहा है ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे स्टेज का डायरेक्शन भी इट इज़ वेरी मच इक्वली इम्पोर्टेंट। स्टेज को कैसे पिक्चराइज़ करना है, स्टेज को ऑडियंस के सामने कैसे प्रेज़ेंट करना है कि सपोज़ ड्रामा चल रहा है तो स्टेज कैसा दिखना चाहिए, वहाँ का सीन कैसा दिखना चाहिए, वहाँ का प्लॉट कैसा दिखना चाहिए, उस फ्रेम में, वो कैमरा में वो स्क्रीन कैसा दिखना चाहिए, उस स्क्रीन के सामने कैसा दिखना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो स्टेज का डायरेक्शन इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट, अगर इट इज़ द एसेंस, अगर ड्रामा से प्लेन जा रहा है तो मज़ा नहीं आता है। ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट यानी कुछ उल्टा-सीधा अप्स एंड डाउन्स होता है या किसी की मतभेद होते हैं या ऐसा कुछ होता है, तब जाके ड्रामा में कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो पाता है, तो दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट। इट एनलाइटन्स लाइफ, ग्रांट्स डिग्निटी एंड द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसके बाद में थीम, द थीम इज़ द आइडिया और द पॉइंट ऑफ अ प्ले स्टेटेड एज़ द जनरलाइज़ेशन। थीम हमें पता है कि ओवरऑल थीम क्या है, ओवरऑल ड्रामा किस बेसिस पे क्या बताना चाहता है। सपोज़ कोई ड्रामा में लव स्टोरी बताई गई है तो उसका थीम हो गया कि इट इज़ बेस्ड ऑन लव। ये हो गया थीम। अब हम देखेंगे द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ड्रामा थिएटर। ड्रामा हैज़ इट्स origins in folk theatre. Folk theatre से उनकी शुरुआत होती है। We therefore cannot consider drama merely as a part of literature. इसलिए ड्रामा को सिर्फ लिटरेचर का पार्ट समझना ये गलत होगा। Words are medium of literature as an art, but drama is a multiple art using words, science effects, music, gestures of the actors, and organizing talents of the producer. यानी ड्रामा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल आर्ट्स यूजिंग, जिसमें वर्ड्स अलग अलग वर्ड्स, सीनिक इफेक्ट यानी जो इफेक्ट्स दिए गए हैं वो, म्यूजिक, जेस्चर्स, हाव भाव, एक्टर्स के हाव भाव, ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट्स ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का भी टैलेंट देखा जाता है कि उसने किस हिसाब से करेक्ट एक्टर वहाँ पे हायर किए, करेक्ट एक्टर वहाँ पे चुने और उस ड्रामा में लाए गए हैं। द ड्रामेटिस्ट मस्ट हैव प्लेयर्स, अ स्टेज एंड ऑडियंस। तो ड्रामाटिस्ट के पास, जो ड्रामा करने वाला है, उसके पास मस्ट हैव प्लेयर्स, उसके पास में प्लेयर्स होने चाहिए। इट शुड हैव अ स्टेज, उसके पास में स्टेज होना चाहिए और उसके पास में एक ऑडियंस, देखने वाली ऑडियंस होनी चाहिए। The beginnings of the drama in England are obscure. There is an evidence to believe that when the Romans were in England, they established vast amphitheatres for the production of plays, but when Romans departed, their theatre departed with them. Then there were minstrels. Then there were minstrels. People enjoyed their performance gradually by 10th century. The ritual, यानी पहले रोमन से ये बात करते हैं, रोमन जहाँ गए वहाँ पे उन्होंने एम्फी थिएटर्स बनाए, पर जैसे ही रोमन डिपार्ट किए वहाँ से उनके थिएटर्स चले गए। उसके बाद में आई मिंस्ट्रेल, मिंस्ट्रेल के परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आता था। ग्रेजुअली बाय 10th सेंचुरी, और बाद में 10th सेंचुरी के आसपास, द रिचुअल्स ऑफ द प्ले दैट इटसेल्फ हैड समथिंग ड्रामेटिक इन इट गॉट एक्सटेंडेड इनटू द रूडिमेंट्स ऑफ अ प्ले। और उन चीज़ों में फिर ड्रामेटिक एलिमेंट्स डाल दिए गए और वो प्ले का एक सोल बन गया कि ड्रामेटिक एलिमेंट होना चाहिए, वो एक प्ले का सोल बन गया। इस तरीके से ड्रामेटिक चीज़ें ड्रामा के, जो आज का ड्रामा है, उसमें आई थी। बिटवीन द 13th and the 14th century, drama started having themes which were separated from religion. The words themselves were spoken in English. A longer dramatic script came into use, and they were called miracle plays. Later, these religion dramas were the morality plays in which characters were abstract vices and virtues. These were allegories. उसके बाद में Elizabethan and the Restoration Drama Theatre. This secular, this is overall a theoretical chapter. इसमें हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, इसमें सिर्फ हमें ज्ञान मिल रहा है कि कैसे क्या हुआ था। तो वी विल रीड आउट, हम मोस्टली इसमें पढ़ने पे ही ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ ऐसा समझने वाला, आउट ऑफ द बॉक्स समझने वाला कुछ है नहीं। हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते हमें समझ आ जाए, ऐसा है ये। These secular morality plays have direct links with Elizabeth plays. The Renaissance imposed a learned tradition, classical in depth with them themes of education, general moral problems, and secular politics. The plays had nothing to do with religion. There were examples of both comedy and tragedy. Thomas Guide, Christopher Marlowe, and William Shakespeare are the prime dramatists of this era. It was Guide who discovered how easily blank verse might be converted into useful theatrical medium, which Shakespeare used brilliantly in all his plays. Tragedy developed in the hands of Guide and Marlowe. Comedy had also proceeded beyond rustic humor, but by the 90s of 19th of the 16th century,
The theatre in England was fully established, but complicated conditions governed the activities of the dramatists. The public theatre of the 16th century differed in many important ways from modern theatre. मतलब वो बता रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने ड्रामा को लाया, कैसे उसमें एलिमेंट्स डाले, कैसे थिएटर्स आए 1690s के आसपास में क्या हुआ था, वो सब हम पढ़ रहे हैं। इसमें सिर्फ पढ़ के हमें समझना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। It was open to sky without artificial lighting. The stage was raised, platform with the recess at the back supported by pillars. There was no curtain and the main platform could be surrounded on three sides. मतलब पीछे पर्दे नहीं होते थे and the main platform was surrounded by the तीनों तरफ से ऑडियंस रहती थी। पहले ऐसे होता था, पीछे ऐसा कर्टन लगता था, स्टेज होता था, फिर ऑडियंस रहती थी, ऐसा नहीं होता था। पहले तीनों तरफ से ऑडियंस बैठती थी, ऐसा होता था। Around the theatre, there were galleries. In 17th century, the closed theatre gained importance. 17th century के आसपास closed theatre का importance बढ़ा. There was increasing attention of scenic device as theatre became private. Shakespearean era came into existence in the 16th century to the public theatre. He wrote for the contemporary theatre, manipulating the Elizabethan stage with great resource and invention. But the genius of Shakespeare should not allow the rest of the drama of his age to be obscured. Contemporary Contemporary to him was Ben Jonson, a classicist, a moralist, and a reformer of drama. In comedy, Jonson's genius is found at its best, and his influence was considerable. The Restoration dramatists leaned strongly upon him. जो Restoration ड्रामाटिस्ट थे वो बेन जॉनसन पे ज़्यादा रिलाई करते थे शेक्सपियर से ज़्यादा. Closing of theatres by Puritans in 1642 brought this greatest of all periods in the history of English drama to an end. With the Civil Wars, no theatre existed between 1642 to 1660. The next phase, which appeared after the Restoration, produced a very different kind of dramatic literature. Dramatists like Chapman, Thomas Middleton, Webster, and Dekker were at the forefront. न्यू एरा में कौन कौन से ड्रामेटिस्ट आए उनके यहाँ पे नाम दिए हैं. When the Charles II came back with the restoration of 1660, the theatres were reopened. थिएटर जो 1642 से 1660 के दौरान बंद थे वो चार्ल्स टू जब वापस आए तब 1660 में वापस खोले गए. The restoration comedy achieved its peculiar excellence. Drama developed into class drama with upper class ethos. It lasted beyond this time in the first decade of 18th century. Comedy in the early 18th century declined it into sentimentalism. It became comedy of the manners. George Etheredge was its most important exponent. From such depths, the drama was rescued by Oliver Goldsmith and Richard Sheridan. With Sheridan, something of the brilliance of Restoration dialogue returned into comedy, but with more genial atmosphere. The characters were firmly presented with clarity, reminiscent of Johnson, but with no depth in the Sheridan's world. No new interpretation of human nature. In this, he was nearer to Oscar Wilde than to Johnson. मतलब ये उस ज़माने की बात बता रहे हैं कि कैसे किसने कहाँ से कैसे ओवरटेक किया था ड्रामा के इस फेज़ को वो बताया है. उसके बाद में मॉडर्न थिएटर ड्रामा है उसके ऊपर यहाँ पे है. द मॉडर्न थिएटर विद इट्स पिक्चर फ्रेम स्टेज, its actresses taking female parts, its movable scenery design to create a visual image of the local of each scene, and its artificial light was developed during the Restoration period. There is a clear influence of France on theatre, the audience and the themes. मतलब यहाँ पे बाद में जो मॉडर्न एरा आने लगा उसमें बाद में जो सीनिक ब्यूटी हुई, जो सीन बनते थे वो भी मूव होने लगे थे, लाइट्स भी मूव होने लगी थी, आर्टिफिशियल अच्छी लाइट्स लगने लगी थी. और उसके अंदर ड्रामा के अंदर फिर फ्रांस का इन्फ्लुएंस दिखाई देने लगा. और ऑडियंस और जो थीम और जो ऑडियंस वो सारी फ्रांस की इस थिएटर थीम के ऊपर अट्रैक्ट होने लगी थी. द ड्रामा ऑफ अर्ली 19th century. The drama of early 19th century was on the whole on the way to decline for many reasons. The theatres was home mainly to irregular spectacle, melodrama and farce. A simple external reason can be found in monopoly held by the two houses, Covent Garden and Drury Lane, for the performance of the serious drama. The audiences which gathered to the 19th century theatre had not the intelligence or the imagination of Elizabeth audience. The danger in the 19th century theatre was that
Above all, it was unrelated to the life of the time. The changes in the structure of society had so modified the human personality itself that a new interpretation was essential. Ibsen, the great Norwegian dramatist of 19th century, dominates the realistic drama. He developed modernist, realist, social, and psychological dramas like The Doll's House, Ghost, and Enemy of the People. An Enemy of the People. ये आपका है 4.3 का बी वाला, ये आपको दिया गया है इसमें आपके इसके जो ये 4.1 है इसका 4.3 का बी है, दैट इज इन एनिमी ऑफ पीपल, ये आपके सिलेबस में है. They are far more subtle in stagecraft and profound in thought than anything in the modern English theatre. But it was only George Bernard Shaw who was deeply influenced and affected by Ibsen's innovative contributions and experimentations. He was the most brilliant playwright of his time. He alone had understood the greatness of Ibsen, and he was determined that his own plays should also be vehicle of ideas. The responsibility of elevations of English drama to the brilliance of the Norwegian fell with Oscar Wilde and G.B. Shaw in the late 19th and 20th, early 20th century. The 20th century showed a talent in the drama with which the 19th century could not compete. बी 20th सेंचुरी शुरू होते होते जो टैलेंट जो ड्रामा के अंदर टैलेंट दिखने लगा वो 19 सेंचुरी 19 सेंचुरी तक अभी तक ऐसा टैलेंट ना देखा गया था ना सुना गया था. ऐसा बढ़िया सा टैलेंट ड्रामा के अंदर आने लगा था. यानी बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल, बहुत ज़्यादा ट्रेन, बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर्स ड्रामा के अंदर आने लगे थे. बहुत ज़्यादा ड्रामा का जो एक 19th सेंचुरी में जो ड्रामा हुआ करता था, जो 20th सेंचुरी में ड्रामा हो रहा था, कोई कंपैरिजन नहीं था. बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका था. H. Greenville Barker, John Galsworthy, Saint John Irvine were some of the playwrights who explored contemporary problems. Saint John Irvine had been associated with a group of Irish dramatists whose work was normally produced in the Abbey theatres in Dublin. Much that is best in the modern drama in English developed from this movement. One of its originator, one of its originator was Lady Gregory with W.B. Yeats and J.M. Synge. They were the most important dramatists of this Irish revival who used a sense of tragic irony, a violent species of humor, and a rich and highly flavored language. इन्होंने बाद में ड्रामा में ये सारे अलग अलग तरीके के innovations करने लगे, like tragic irony, a violent species of humor and rich highly flavored language इन लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस किया और ड्रामा की क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हुई. T.S. Eliot experimented with the Greek tragedy in the early 40s of 20th century. Other dramatists of the modern era, the John Osborne, wrote on people who grew up after the Second World War. Kingsley Amis wrote about frustrated anti-established young people. Osborne's look back in anger brought a new vitality to the theatre scene. It was more a cultural phenomenon than the work of literature. Other important playwrights of the modern era include Anton Chekhov, Bertolt Brecht, Eugen O'Neill, Arthur Miller, Tennessee Williams, Eugene Ionesco, Samuel Beckett, and Harold Pinter. उसके बाद में यहाँ पे बात हो रही है इंडियन ड्रामा के बारे में. इंडियन ड्रामा आ गया. Indian drama, early seeds of modern Indian drama can be found in Sanskrit drama. हमारा Indian drama संस्कृत ड्रामा के दौर से आ रहा है. From the first century AD at Mahabhasya by Patanjali provides a feasible date for the beginning of theatre in India. The major source of evidence is a treatise on the theatre Natya Shastra by Bharat Muni in the most complete work of dramatology in the ancient world. यानी इंडिया में भी ये बहुत ही पुराने ज़माने से ड्रामा होता आया है, थिएटर होते आए हैं और वो अभी भी चल रहे हैं. It gives mythological account of the origin of the theatre. Modern Indian drama, however, has influences from all over the world as well as Sanskrit and Urdu traditions. उसके बाद में यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ड्रामा दिया है. पीरियड, ये पीरियड था जैसे पीरियड इन द हिस्ट्री. उसके बाद में है टाइप्स ऑफ प्लेस, उस पीरियड में कौन से तरह के प्ले होते थे.
और क्लासिक्स मतलब प्लेस कौन कौन से उस दौरान हुए हैं। यहाँ पे उनके नाम दिए हैं, जैसे ये पीरियड है, जैसे पीरियड ऑफ हिस्ट्री में मीडिवल मीडिएवल पीरियड यानी उसके अंदर किस तरह के प्लेस होते थे वहाँ के नाम है। वहाँ पे डिडैक्टिक प्लेस होते थे, मिस्ट्री प्लेस होते थे, मिरेकल प्लेस होते थे, साइकिल प्लेस, मोरालिटी प्लेस, ये सारे प्लेस होते थे। और उनके कुछ एग्जाम्पल है, रॉबिन हुड बाय हॉवर्ड पाइल, एवरीमैन एक्सेट्रा, ये सारी यानी यहाँ पे नाम दिए हैं कि ये एज के दौरान यहाँ पे किस तरीके के प्ले होते थे और वहाँ पे उस तरीके के प्ले में कौन से फेमस प्ले हुए थे, तो ये यहाँ पे दिया गया है। About one act play, अभी हम देखेंगे what is one act play. The revised code book of standard 11 focuses on languages and literature. Students should be able to enjoy, appreciate and digest the various forms of literature. Literature provides a gateway to express emotions. This is a paradigm shift from studying general aspects of literature to understanding a specific genre of literature. With this intention, a one-act play as a genre has been selected to close study to standard 11. The one act play is not exactly a shortened play. One act play को shortened play नहीं बोल सकते. It is a complete story. वो भी एक complete story है that has to be performed on the stage, जिसे perform stage पे किया जाता है in a stipulated time. In a एक decided time में उसे perform किया जाता है. एक short नहीं, one act यानी अकेला इंसान act कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो short होगा, नहीं short नहीं होगा. वो पूरा story पे drama होता है, one पूरा story पे play होता है. एंड उसको एक पर्टिकुलर टाइम में स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है. It has its own features and characteristics. The action is confined to single place and the number of characters is limited. The action is एक limited place के अंदर ही वो action वो play किया जाता है और characters ही बहुत ज़्यादा limited होते हैं. Simplicity of the design and the quick effects are its features. The prescribed one act play will help the learners to understand the following features. जैसे one act play के बारे में अब हम जानते हैं कि क्या है. The plot of a one-act play is limited to single interesting episode. The plot of any piece of literature is a story that has been woven into closely related chain of events arranged in sequence. It is said that conflict is the soul of drama. Conflict is the soul of drama. We usually have a conflict in a play, but modern plays of the theatre of the absurd are exception to it. इसके बाद में थीम ऑफ अ वन एक्ट प्ले. अ थीम इज अ सेंट्रल आइडिया अराउंड विद द प्लॉट रिवॉल्व्स. जो थीम एक सेंट्रल आइडिया जैसे लव स्टोरी पे यानी वो लव थीम हो गया, तो थीम इज अ सेंट्रल आइडिया अराउंड विद द प्लॉट रिवॉल्व्स जिसकी इर्द गिर्द वो प्लॉट घूमता है. इट इज डायरेक्टली स्टेटेड through the playwright instructions, dialogue, and other features. It focuses on the subject of the play. It can be implicit or explicit. There can be a number of sub-themes that portray human life. The theme helps to convey the message of the playwright. बाद में setting of one act play. Starting or location is a place where the story occurs. A drama is meant for stage performance. A drama is meant for a stage performance, of course. The location or setting is revealed through effective use of variety of props. अलग-अलग props को use करके setting बनाई जाती है, setting का assemblance किया जाता है, setting बताई जाती है stage की. The unity of time, place and action has to be taken into consideration while setting the stage. The proper use of setting props help the play to be impactful. उसके बाद में लैंग्वेज, किस तरीके की वहाँ पे लैंग्वेज वन एक्ट प्ले में होती है ये हम देखते हैं. थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है. We all know that the pen is mightier than the sword. एक जो कलम में ताकत होती है वो तलवार में ताकत नहीं होती. एक पेन वो कर जाती है जो एक तलवार नहीं कर जाती है. तो आप उसी तरीके से जो वेपन है, जो राइटर का वेपन है वो उसकी पेन है, वो उसकी लैंग्वेज है. तो वैसे ही लैंग्वेज भी एक तलवार से ज़्यादा एक पेन की तरह ही स्ट्रॉन्ग होती है. हैव यू एन्जॉयड द फिल्म्स ऑफ चार्ली चैपलिन? क्या आपने चार्ली चैपलिन की फ़िल्म एन्जॉयड की है? हु यूजेस नॉन वर्बल? उनके फ़िल्म्स में, उनकी मूवीज़ में कोई भी वर्ड्स, कोई भी डायलॉग्स का प्रयोग नहीं होता था. सिर्फ़ बॉडी लैंग्वेज और इफेक्टिव इमोशंस एक्सप्रेशंस के थ्रू वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनके इमोशंस के थ्रू हमें बहुत अच्छे से बता जाते थे. वन एक्ट प्ले हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ड्यू टू इट्स ब्रेविटी ऑफ वर्ड्स. उसमें वन एक्ट प्ले में वो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इफेक्ट दे जाते हैं क्योंकि उसमें वर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं होते. दैट इज़ ब्रेविटी ऑफ वर्ड्स होते हैं उसमें. वर्ड्स इतने नहीं होते पर वो क्या बताना चाहते हैं, उसका मकसद क्या है, वो बहुत आसानी से हम तक पहुँचा सकते हैं. इसलिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं.
If the dialogues are witty, अगर dialogues are witty, pungent and concise, they add to the overall impact of the play. Example, Shakespeare's Hamlet says, "To be or not to be." The dialogues of the playwright uses techniques like projection, articulation, and phrasing for effective communication. Poetic devices and figures of speech like imagery, symbolism, personification, humor embedded in the wit, pun, irony, and paradox make the dialogue extremely powerful. The tone of the dialogue can be comic, ironic, light, playful, sad, serious, sinister, solemn, somber, and threatening, etc. मतलब डायलॉग के तरीके अलग अलग हो सकते हैं. डायलॉग कॉमिक, हंसी, आयरॉनिक यानी सार्कास्मिक, प्लेफुल, सैड, अलग अलग तरीके से जैसे डायलॉग है वैसे डायलॉग बताने के लिए वैसी लैंग्वेज का यूज किया जा सकता है. उसके बाद में कैरेक्टर्स. देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन वन एक्ट प्ले. बहुत लिमिटेड. देयर आर टू टाइप ऑफ कैरेक्टर्स. वन इज मेन और उसका सपोर्टिंग एक्टर होता है. ईएम फॉस्टर इन हिज एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल डिवाइड्स कैरेक्टर इनटू टू टाइप्स. कैरेक्टर्स को दो पार्ट में ईएम फॉस्टर बताते हैं. कैसे बताते हैं? वन इज राउंड, the one that develops through the expression and evolves as a dynamic persona, and a flat character is the one who remains the same throughout the story. एक एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरी स्टोरी के में कुछ होता है बाद में वो पूरा कैरेक्टर ऐसा ग्रो करके बताते हैं. और दूसरा एक कैरेक्टर है जो फ्लैट शुरू से अंत तक वो कैरेक्टर वैसे ही फ्लैट होता है. Flat characters are also known as caricatures and recognized only through one character. The story revolves around the main character and the character who faced a dilemma or conflict. तो और main character की इर्द गिर्द वो story one character act की story one act play की story घूमती है. उसके बाद में what are the features of one act play? These are some of the features of one act play. It has one or more scenes. उसमें एक से ज़्यादा scene होते हैं. It is concise in manner. वो concise होता है, precise होता है. It has a single dominant theme. उसमें एक single theme होता है, single dominant theme होता है with the producer singular effect. It treats problems of everyday life. इसमें generally everyday life की problems बताई जाती है one act play में. It has beginning, a middle and the end. उसमें भी beginning होता है, middle होता है, end होता है. The stage are as follows: exposition, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स एंड डेनोमेंट. ठीक है, ये सारी चीजों में वो प्ले को वन एक्ट प्ले को किया जाता है. इट गिव्स इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेज डायरेक्शन. इट क्रिएट्स मूड और एटमॉस्फेयर. इट हैज यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. इट हैज सिंप्लिसिटी ऑफ प्लॉट, concentration of action and unity of impression. It has limited characters. जिसमें limited characters होते हैं. It presents a questions answer of which are eagerly awaited by the audience. वो ऐसा प्ले होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर होता है, आगे क्या जवाब मिलेगा ऐसा प्ले उसमें ऑडियंस ईगरली वेट करती है, वो ऐसा प्ले होता है. द कोर्स बुक एम नॉट ओनली एट अंडरस्टैंडिंग. अभी ये बता रहे कि ये जो बुक है इसका एम क्या है. आपकी जो बुक है उन्होंने इस सिलेबस में क्यों लिया है, कैसे लिया है, क्या मतलब है, क्या मकसद था उनका ये सब सिलेबस में लेने का. दे आर एक्सपेक्टेड टू ऐड सम ऑफ देयर ओन इमेजिनेटिव बिगिनिंग्स और द एंड बाय यूजिंग द फीचर्स obtained from the given one act play. It will be an aid to create the citizens having linguistic proficiency. The learners are expected to study as well as enjoy exploring the richness of the language by studying a genre in detail. ये बाद में ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और ये यहाँ पे खत्म होता है. यानी ओवरऑल यहाँ पे कौन कौन से राइटर्स आए, कौन कौन से राइटर्स ने कौन कौन से प्लेस दिए, कौन से तरीके के प्लेस दिए, ओवरऑल क्या होता है प्ले के अंदर, कैसे प्ले होता है, कैसे ड्रामा होता है, वो यहाँ पे हमने देखा. इतना कुछ ज़्यादा इसमें आपको याद रखने जैसे था नहीं. आपको सिर्फ एक पढ़ोगे एक बार फिर से दोबारा तो बहुत बहुत आसानी से समझ जाएंगे. वैसे तो अभी समझ चुका है पर अगर आपको लगा कि कुछ नहीं आया है तो एक बार पढ़ोगे कि क्या हो रहा है बहुत आसानी से समझेगा. बहुत इजी था, कुछ था नहीं इसमें. तो ये था आपका 4.1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा. So I hope you all have understood it. I hope you all have liked it. That was the end of it. Thank you so much.